अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आज इसी दिन 28 दिसंबर 2007 में शहीद हुई थी एक दहशत गर्द हमले में। उसके बाद जो गम व गुस्से का लहर पाकिस्तान भर में वसी हुआ था वो तारीख़ का हिस्सा बन गया है। लेकिन 13 साल बाद मोहतरमा के जो कातिल थे, जो दहशत गर्द किरदार अदा करने वाले थे, जो उसमें मुलव्वस थे, ना सिर्फ कुछ ना कुछ बरी हुए लेकिन केसेस भी सात मंजिल तक ना पहुंच पाए। साथ में मोहतरमा का अपना बयान था कि ना सिर्फ साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इसमें मुलव्वस थे लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम लीडरान भी। लेकिन उन इल्ज़ामात का भी क्या बना वो भी नॉन कंक्लूसिव था। आज के दिन बात तो करेंगे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मीरास के मुतालिक। दूसरी जानिब गड़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी बरसी को कमेमोरेट करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर की तकरीर भी सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने भी सुना, उस पर भी बात करेंगे। और क्या 90 की दहाई की सियासत जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपस कांटों का मुकाबला था, क्या एक और सफ़ा पलट रहा है? यही कहना था मरियम नवाज साहिबा का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग चाह रहे थे कि PDM की कंस्टिट्यूएंट जमातों पर या उनके बीच दरारें पड़ें वो नाकाम हो गए। शराजी साहब, इस डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं जनाब? सबसे पहले बात कर लेते हैं इस जलसे के बारे में। जी, इस बरसी के बारे में पहले मैं थोड़ा सा यकीनी तौर पे जिक्र करूंगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। यकीनी तौर पे 27 दिसंबर का वो बदकिस्मत दिन था कि जब इस मुल्क की और मैं कहूँगा कि बरसग़ीर के एक बड़ी अहम रहनुमा हमसे जुदा हुई। और असद, मैं तो उन दिनों को याद करता हूँ कि जब मैं जियो टेलीविज़न के साथ काम कर रहा था और मैं दुबई में था उन दिनों में जब ये साहनिया पेश आया। और यकीनी तौर पे पूरा पाकिस्तान एक सोग की हालत में था और हर आंख अशपार थी, रिगार्डलेस कि उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था या नहीं था। और आपको याद होगा कि उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इवन के ये भी कह दिया था कि इलेक्शन का वो बायकॉट करते हैं, इलेक्शन में नहीं जा रहे। फिर बहुत सारे लोग गड़ी खुदा बख्श भी गए, आपने जनाजा भी देखा। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की एक हम ज़रूर कहेंगे, जिस तरह भी आपने साउंड बाइट भी चलाया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, कि पीपल्स पार्टी ने एक बहरहाल इस मुल्क को एक अच्छी क़यादत ज़रूर दी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो। तो मैं समझता हूँ कि अगरचे उनके तर्ज़ सियासत पर ज़रूर आप सवाल उठा सकते हैं, बट उनका विज़न बड़ा कमाल का था। भुट्टो साहब ने अपने दौर में यहाँ तक कि इस मुल्क के अंदर एक कल्चरल पॉलिसी तक भी लेके, अगरचे बाकी इशूज़ को आप छोड़ दें, यहाँ तक चीज़ों को एड्रेस किया। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी जो विज़न था उसको भी दुनिया भर के अंदर अप्रिशिएट किया जाता था। तो यकीनी तौर पर यह बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि इतनी बड़ी रहनुमा दिन दिहाड़े उनको शहीद किया गया, कत्ल किया गया। लेकिन याद होगा आपको कि इस सारे मामले को लेके कोई बेहतर अंदाज में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उन कातलों का सुराग आज तक नहीं मिल पाया। यहाँ तक नहीं, खुद पीपल्स पार्टी उस दौर में इक़्तिदार में रही 5 बरस तक। उसके बाद आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, उनका भी यही वादा था कि उनके कातलों को पकड़ा जाएगा। लेकिन हक़ायक़ ये कहते हैं कि जो चालान था वो बुनियादी तौर पे कई सालों तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसके अलावा फौरी तौर पे उस जगह को धो देना, गोया के जो एविडेंस थे उनको डिस्टॉर्ट कर किया गया। फिर ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, गोया कि वो भी एक बड़ा एक मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट होता है। और उनके साथ जो इस दुनिया से बाकी लोग भी सहने में गए थे, किसी शख्स का भी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सारे मामले को बड़े बुरी तरह मिसहैंडल किया गया और आज यही वजह है कि आज हम उनको याद तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक खलश मेरे ख्याल में उनके ख़ानदान और उनके चाहने वालों के दिल में ये ज़रूर मौजूद होगी कि उनके कातलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। बहरहाल उनकी इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत थी और खिदमत का तकाज़ा यही तक किया जाना चाहिए था। जी, ये भी शायद बात शामिल करनी होगी शराजी साहब कि 27 दिसंबर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार इस फेडरेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुस्बत था। और आपने देखा जब जलाओ घिराव का सिलसिला शुरू हो गया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत ही थी जिसने कहा पाकिस्तान खपे, जिसने कहा पाकिस्तान का ही मुस्तकबिल है और कि पाकिस्तान है
तो हम हैं। और इस बात पर बेशक जितने भी सियासी इख्तलाफात हों, अक्रॉस द बोर्ड भरपूर तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि 2007 में और 2008 में जिस तरह की सिचुएशन बन गई थी, मामलात इससे कई ज़्यादा हसास थे। लेकिन दूसरी जानिब शराजी साहब, आपने बात की कि जो मुल्ज़म थे कैफर किरदार तक नहीं ये सारी बात पहुँच पाई या वो पहुँच पाए। सर, अगर आप लियाकत अली ख़ान साहब की शहादत को देखें, अगर आप बाद में देखें कि जनरल ज़िया साहब का जो हवाई तैयारा था वो जो इतना बड़ा एक फिर सवालिया निशान बना, कंपेयर टू द लियाकत अली ख़ान एंड जनरल ज़िया असैसिनेशंस, आपने फिर भी देखा कि मोहतरमा की इन्वेस्टिगेशन हुई स्कॉटलैंड यार्ड, उसमें जो आसिफ जरदारी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा से बात की, फिर लोकल इन्वेस्टिगेशंस थी, मुख्तलिफ आपकी इन्वेस्टिगेशंस थी, जिनके नतीजे में आपको ये भी पता चला कि ये एक साजिश थी। उस साजिश में जो एक्टर थे वो कौन थे, अलकायदा सामने आई, TTP सामने आई, उनके लीडरान सामने आए, फिर यहाँ जो लोकल फैसिलिटेटर्स थे वो सामने आए, जो कवर अप था जिसका आपने हवाला दिया उसमें मोहतरमा ने खुद नाम लिए हुए थे। तो मैं शायद ये भी कहूँगा, मे बी कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर ओपिनियन, कि ये वाला जो सानहा था ये उतना ज़्यादा मिस्टीरियस या गैर वाज़े नहीं था जितना बाकी दो थे। इधर आपको पता था मुल्ज़मान कौन थे, इधर आपको पता था कि कातिल कौन थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी क़यादत ने शायद उस तरह इस केस को परस्यू नहीं किया। लोग बरी हुए, केसेस ख़त्म हुए, फाइलें आपकी, कंप्लेंट्स आपकी, पुलिस कंप्लेंट्स खारिज हुई। पीपल्स पार्टी कहाँ थी सर? नहीं, बिल्कुल मैं ये तो कहता हूँ कि बहुत बड़ी नालायकी है पीपल्स पार्टी की कि न सिर्फ 27 दिसंबर का ये वाक़या, बल्कि उससे पहले जो कारसाज के अंदर सैकड़ों खुद जो शहीद हुए उनके कारकुन, उस वक्त भी हमला हुआ था, उसका भी उन्होंने गोया कि वो तो सिंध में कराची में एक वाक़या पेश आया था, वहाँ तो शायद वो बड़ी कुल्ली तौर पर इख्तियारात उनके पास थे, मामलात को बड़ी अच्छे तरीके से उनकी छानबीन और उसको तहकीकात कर सकते थे। उस मामले को भी पसे पुश डाला गया, तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड से भी तहकीकात कराई गई, मुल्क के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इस सारे मामले को देखा, उस वक्त भी एक बड़ी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी, लेकिन हुआ क्या? बुनियादी तौर पर उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत एक ऑडियो पैगामात के साथ सामने आई और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बैतुल्लाह मसूद साहब को कहा गया कि वो प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं, उन्होंने सारी साजिशें बुनी, और उसके बाद एजाज शाह और कुछ और लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन बाद में आप देखें कि कोई भी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड नहीं की गई अदालत को कि जिसकी बुनियाद पे जिन लोगों को आपने एक्यूज किया उनको आप सजा दे पाएँ। तो यही वजह है कि कई साल बाद भी वो तमाम मुल्ज़मान बाइज़्ज़त बरी करने पड़े, और यही वजह है ना कि हम कह सकते हैं कि जितने भी तहकीकाती इदारे थे, उनसे वाबस्ता लोग थे, वो और हुकूमत वक्त, ज़रूर हम कहेंगे कि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे उनका था पहला फरीज़ा कि जब वो इक़्तिदार में फ़ौरन आए थे, उसके बाद लोग उम्मीद ये कर रहे थे, और जब खुद जरदारी साहब भी कह रहे थे कि हमें पता है कि वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने मोहतरमा को शहीद किया और हम उन लोगों को जल्द बेनकाब करेंगे, लेकिन फिर न जाने क्यों वो कॉम्प्रोमाइज़ में चले गए। वो क्या ऐसी दरपर्दा कहानियां थी जिन्होंने जरदारी साहब को भी खामोश कर दिया और मामलात फिर इसी तरह उभाम का शिकार हो गए। और ये सर शायद पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि लियाकत अली ख़ान साहब की शहादत के बाद जो उनका मुखालिफ ग्रुप था गुलाम मोहम्मद वाला, उन्होंने उसकी तहकीक नहीं होने दी। फिर जब ज़िया साहब के क्रैश के बाद आपने देखा उसमें असलम बेग का भी रोल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी बिना एली थी, वो चाहे आप सियासी हरीफ पे लगाना चाहें वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन ना हो पाई। इधर सर आपकी अपनी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल के लिए बाइख्तियार थी, फ्रेश आफ्टर द इंसिडेंट 2008 से 2013 तक, और क्या आप किसी नतीजे तक पहुँच पाए? आसिफ जरदारी साहब कहते रहे कि मैं जानता हूँ कि कातिल कौन है, लेकिन क्या वो आखिर तक बेनकाब हो पाया, या अगर बेनकाब हो भी गए आपके इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में, क्या उनको सज़ाएं हो सकीं? इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर भी गड़ी खुदा बख्श गई और जो पीपल्स पार्टी के लीडरान का कहना था, उसके बाद कुछ पॉलिसी की भी बात होगी। स्टे विद अस।
जैसे आपने देखा ज़्यादातर बात बच्चों की हो रही है और इस्तीफ़ों की हो रही है और लॉन्ग मार्चेस की हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बरसी पर हालांकि अपना बयानिया एक बार फिर बहाल किया। जो चीज़ थोड़ी सी हटके थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शिरकत थी। ये पहली बार है कि गड़ी खुदा बख्श में ऐसी बरसी पर मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर लीडरशिप ना सिर्फ मौजूद हो लेकिन साथ में तकरीर भी करें और पीपल्स पार्टी के बयानिए का एक हिस्सा बने। जनाब शराजी साहब, कई बातें हुई सर इस जलसे में, कुछ तो आपने अभी सुनी है मोन्टाज में, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ज़रा इसका एक बैकग्राउंड दे दें। जो लोग, और सर आप थे जब 90 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक दूसरे के बहुत बड़े सियासी हरीफ थे, कुछ बयानात सुन लेते हैं उसके बाद भी सर जो हमने देखा पिछली दहाई में कि क्या कुछ कहा करते थे एक दूसरे के बारे में। जरदारी और इमरान, जरदारी और इमरान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था। शहीद भी। अब जस्ट टू बी क्लियर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर सियासतदान एक बात करे तो कुछ साल बाद कोई और बात करे, और ये तो शायद एक मुस्बत बात है कि अगर पहले बहुत जरहाना बातें की जाती थीं एक दूसरे के बारे में, बिलो द बेल्ट बातें की जाती थीं, कोई नहीं चाहता कि 90 की दहाई को दोहराया जाए। अगर गड़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरह से मुतहद हो रही हैं तो शायद ये मिसाक जमहूरियत की रोशनी में ही हो रहा है। और जो 2006 के बाद इन दो सियासी जमातों ने अहद किया था कि हम 90 की दहाई की सियासत को दफना रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक नई तामीरी सियासत शुरू हो, उसको अगर उसका आगाज़ तय हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में शराजी साहब, PTI का जो नैरेटिव है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। वो तो मिसाक जमहूरियत को भी मुका कहते थे, बारी बारी कहते थे, और इस जलसे के बारे में भी वो कह रहे हैं। और ये PTI की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो नज़रियाती डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ अपने नज़रिए पे कायम रहे। और वो कहते हैं कि आप किस तरह अपने वर्कर्स को क्या मैसेज आप दे रहे हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान को किस तरह का मैसेज दे रही है, क्या आप अपने नज़रिए से हट नहीं रहे, किस तरह देखते हैं सर? देखें, ये जो आपने माजी के बयानात सुनाए, ये बयानात की हद तक नहीं था, बल्कि अगर देखा जाए तो 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नून के वो अदालतों के थ्रू या एहतसाब के जो उन्होंने निज़ाम बनाया था उसके थ्रू ऐसे इकदाम थे कि बिलाखिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ख़ुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। सिर्फ बयानात नहीं थे बल्कि इस कदर तक उनको तंग किया गया। उनके मुकदमात कराची से लेकर और पिंडी और लाहौर की अदालतों में थे कि उनका ज़्यादातर वक्त यहीं पे गुजरता था। तो बिलाखिर उन्होंने वतन छोड़ना मुनासिब समझा और फिर 8-9 साल की तवील जलावतनी थी जो उन्होंने इख्तियार की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो सियासी जमातें थी कि जो दूसरे के मुखालिफ थी। और इसमें शराजी साहब आपको एक सेकंड के लिए, शराजी साहब एक सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये दूसरी जानिब भी हुआ सर, हुदैबिया केस, MV जॉनथन केस, रहमान मलिक साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर नून लीग को भी विक्टिमाइज किया था। इसमें कोई शक नहीं, मैं कहता हूं कि दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें होती रही हैं जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि माजी में जो उनके एक दूसरे के खिलाफ स्टैंस था वो तो सबके सामने लोग भूल नहीं पाए और ना भूलेंगे। लेकिन इस वक्त लगता ये है कि उनके मफादात एक ही हैं। मफादात ये हैं कि उन्होंने अपने लिए एक स्पेस लेनी है। उनको लगता है कि उनके लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है मुसलसल कम होती जा रही है, उनको सिस्टम से कहीं आउट किया जा रहा है। तो जब मफादात इकट्ठे हो जाएँ तो जाहिर सी बात है फिर माजी के जो अख्तिलाफ़ात हैं और जो तल्ख एक तरह से यादें हैं वो कहीं ना कहीं किस्सा पारीना हो जाती है। और यकीनी तौर पे यही इस वक्त सूरत हाल में देखने को मिल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के जलसे में भी अगरचे तकारीर बड़ी जोशीली थी, लेकिन हकायक ये कहते हैं असद कि मौलाना फजल रहमान साहब इस जलसे में शरीक नहीं हुए। हकीकत ये है कि आज मुस्लिम लीग नून के वो 2 MNAs के जिनके इस्तीफ़े जैसे भी पहुँचे स्पीकर के पास और जिनके बारे में मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि वो चले जाएं और तस्दीक कर दें कि इस्तीफ़े हमने दे दिए हैं, वो MNAs कहते फिर रहे हैं मीडिया शोज़ के अंदर कि नहीं ये तो जाली इस्तीफ़े हैं। तो जब जाली इस्तीफ़े हों तो उनकी तस्दीक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा ये है कि बार बार इस्तीफ़े की बात हो रही थी कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे इज्तिमाई।
आज की इस जलसे में कहीं उन इस्तीफ़ों का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अगरचे पब्लिक कंजम्पशन के लिए बड़ी जोशीले तकरीरें की गई हैं, लेकिन अमलन लगता है कि जब फैसला कुन मरहला आएगा, उस फैसला कुन मरहले के ऊपर शायद चीज़ें कुछ और तरीके से नज़र आएँ। लेकिन साथ में थोड़ा सा मैं वक्त और आपका साथ लेना चाहूँगा। बुनियादी तौर पे दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, और अगरचे इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आए, और आपने देखा है कि ये बड़ी हैरान कुन बात है कि पहली बार हम कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत वक्त के साथ गोया के रूलिंग पार्टी के साथ खड़ी, लेकिन मुल्क के अंदर हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, जो कि मैं नहीं समझता कि मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूँ, मैंने कभी ऐसा देखा हो कि आपकी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट रूलिंग पार्टी के साथ खड़ी, उसके बाद भी मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो। मैं समझता हूँ कि खान साहब बहुत सारे मामलात के ऊपर ऐसे फैसले ज़रूर करते हैं कि जिनकी एडवाइस कहीं और से आती है, जो उनको कहा जाता है। आपने देखा कि उनका वज़ीर ख़जाना नहीं चल पाया, उसके बाद हफीज़ शेख साहब को बाहर से उठा के ले आए, उन्होंने उसको तस्लीम किया। उन्होंने वज़ारत दाखिला का कलमदान अपने पास रखा। उसके बाद इजाज़ शाह साहब के जो PTI के लिए बड़े स्ट्रेंजर थे, उनको लेके आया गया, उन्होंने उनको तस्लीम किया। इसी तरह बहुत सारे इक़दाम का आप जिक्र कर सकते हैं कि जो करते गए हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रही है, इसको लेके मैं समझता हूँ कि खान साहब बड़े क्लियर हैं कि इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे इब्तदाई मरहले में खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, और यही वजह है कि उसके बाद ज़ुबैर साहब जो साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, उनकी मुलाकातें आर्मी चीफ साहब से भी DGI के से भी चलती रहीं, और मुझे लगता है कि सूरत हाल कुछ इस तरफ जा रही थी कि मरियम नवाज साहब भी बाहर चली जाएं ताकि मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ें। लेकिन खान साहब मुझे नहीं लगता कि एक फ़िक्स मैच के थ्रू इस सारी इनिंग को अख्तिताम पजीर करना चाहते हैं। वो मैदान में लड़ के या तो जीतना चाहते हैं या फिर हारना चाहते हैं, और यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर टेम्परेचर जो है पॉलिटिकल वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, और मुझे लगता है कि आगे चल के भी ये और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर खान साहब कहीं से ना तो एडवाइस ले रहे हैं और ना किसी के मशवरे को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन तो देखना ये कि आगे दिसंबर इसका दूसरा जाविया ये नहीं है जनाब कि अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक आप इस्तीफ़ा दे दें, वरना लॉन्ग मार्च, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फिर ना सिर्फ एक लॉन्ग मार्च चलाएगी। अगर इसको सही तरह से देखा जाए शराजी साहब, तो ये जो सारी मूवमेंट है इस, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो दूसरी तरफ अपने तौर पे अज खुद जो इकदाम ले रही है, आपने देखा कि अदालत उज़्मा में सदारती रेफरेंस भी वो दायर कर रहे हैं आर्टिकल 187 के तहत। ये सब का सब सेनेट के इंतखाबात से बहुत गहरा ताल्लुक़ नहीं रखता कि अगर मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कामयाब हो जाए तो आपके असेंबली में भी और आपके ऐवान बाला में भी जब PTI और उसके मखलूत पार्टनर्स की अक्सरियत होगी, उनको अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कानून साजी के हवाले से। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी तो PTI ही होगी। इस वक्त देखा जाए तो पंजाब के अंदर उनकी अच्छी खासी उनको सीटें मिलेंगी। KPK के अंदर तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं। गोया कि लगता है कि तकरीबन वहाँ से जो सेनेट की सीटें हैं उनके हिस्से में आएंगी। इसी तरह सिंध से भी और सेंटर से भी यकीनी तौर पे उनको मिलेंगी सीटें। तो यकीनी तौर पे वो मेजर बेनिफिशरी तो वही होंगे, और वही इसीलिए तो खान साहब भी बड़ी उजलत दिखा रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन शायद वक्त से पहले होने चाहिए, जो कि अब अगरचे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बुनियादी तौर पे बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा है कि जब सेनेट के अंदर एक तब्दीली का अमल शुरू किया है अपोजिशन जमातों ने, उस वक्त उस मामले को रोकने के लिए हमें PTI की जानिब से तो कोई एफर्ट देखने को नहीं मिली। वो भी जिन्होंने एफर्ट किए वो आपको भी पता है, और संजरानी साहब को किस तरह बचाया गया सब लोग जानते हैं। और खान साहब का मिजाज तो उससे पहले भी आप देखें, खुद जो पिछला दौरे हुकूमत था उसमें बड़ी एक लीजर थिन मेजॉरिटी के साथ उनकी KPK के अंदर हुकूमत थी, और अगर चाहते मियाँ नवाज शरीफ और JUFA तो वहाँ पे एक तब्दीली लाई जा सकती थी। लेकिन खान साहब ने बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं की कि उनको शायद वहाँ से उनकी हुकूमत छीन जाएगी और उनको हटा दिया जाएगा। वो अपने हिसाब से चलते रहे हैं। साथ में आपने देखा कि जब उस वक्त सेनेट के इलेक्शन हुए और 20 MPs के बारे में उनको पता चला कि शायद उन्होंने वोट मुखालफिन को डाला है और अपने पार्टी उम्मीदवारों को नहीं डाला, तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया।
गोया कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब उनको ड्राइविंग सीट मिली है तो वो समझते हैं कि अगर वो डिलीवर करेंगे तो यही 5 साल का वक्त है और इसी बुनियाद पे उनकी सियासत और हुकूमत आगे भी चलेगी, और अगर नहीं तो वो किसी ऐसे कंप्रोमाइज़ में जाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है कि जिसके नतीजे में वो डिलीवर भी ना कर सके और कल को उनकी सियासत भी बाकी ना रहे। तो मुझे लगता है कि जहाँ अपोजिशन एक बड़े एग्रेसिव मूड में है, वहाँ पे हुकूमत के भी रवैया में यही देखने को मिल रहा है। ठीक, तो सर डिलीवरी तो टीम के ज़रिए ही होगी ना जनाब, और बहुत देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि डिलीवरी अगर हम करेंगे तो एक बहुत शान टीम के थ्रू सब का सब होगा। अभी आपने देखा कि पीटीआई के वज़रा ख़ुद तो तनकीद कर रहे हैं कि JUIFA किस तरह की जमहूरियत बहाल करना चाहती है, जबकि अज़ ख़ुद मौलाना शिरानी को, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को, सबको पार्टी से बेसिक मेंबरशिप की जो बेसिक मेंबरशिप को ना सिर्फ रिवोक किया, रुकनीत को रिवोक किया, पार्टी से फारिग किया। पीटीआई का ख़ुद भी अगर इसमें अमल देखा जाए, चाहे जस्टिस वजीउद्दीन साहब हों, चाहे कई उसके नज़रियाती लीडरान हों, जब उन्होंने संजीदा इख्तलाफात उठाए तो पीटीआई का भी किरदार ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। डिलीवरी के हवाले से भी बात करेंगे अगले हिस्से में। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे अब कुछ पॉलिसी के बारे में। अक्सर हमारे शोज़ बयानात पर फोकस करते हैं, एक आदमी ने किसी और के बारे में कुछ और कह दिया, उसके सियासी हरीफ ने फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। शिराजी साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में कामयाब हुई तो उनका मंशूर उठा लें सर। एक नुक्ता जिस पर भरपूर अहमियत दी गई थी वो थी लोकल गवर्नमेंट्स, इलाकाई हुकूमतें। लेकिन आज पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में ये इलाकाई हुकूमतें फॉर लैक ऑफ बेटर एक्सप्रेशन डिसफंक्शनल हैं। वाहिद लोकल गवर्नमेंट आपकी सिंध में है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ज़रिए तमाम इख्तियारात अपने पास एब्जॉर्ब कर लिए हैं। उनको खदशा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कामयाब हो जाएगी कराची में, जबकि पीटीआई को खदशा है कि लोकल सतह पे मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़्यादा प्रेजेंस है और PMLN कामयाब हो जाएगी आज़ादाना और मुनसफ़ाना लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के बाद। तो सबसे पहले तो उस पर आते हैं सर, और फिर प्राइमरी इलेक्शंस पे आते हैं, लैंड रिफॉर्म पे आते हैं, सिविल सर्विस रिफॉर्म पे आते हैं। तो जब बात करते हैं डिलीवरेंस की तो अभी तो पीटीआई को बहुत कुछ करना है जनाब, और 2.5 साल हो गए हैं। बिल्कुल असद, इसमें कोई शक नहीं। एक तो यह है कि इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश और दूसरा शिकस्त का खौफ बुनियादी तौर पर इस तरह के इक़दामात से सियासी हुकूमतों को रोकता है। और इससे पहले मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का भी यही तर्ज अमल रहा है। सिंध के अंदर MQM चीखती रही और पंजाब के अंदर जब हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, उस वक्त अपोजिशन जमातें चीखती रहीं कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, बट नहीं हुए। और यही है, कम अज़ कम हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने, अगरचे उन इलेक्शंस के अंदर वो हार गए KPK के अंदर, बट वो कराए ज़रूर गए थे। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि जो आपने मंशूर तय किया है, और इमरान खान साहब जैसे पॉलिटिशियन जिनके बारे में हम कम अज़ कम ये ज़रूर कह सकते थे, अब मैं थे कहूँगा क्योंकि है नहीं, कि वो एक गैर रिवायती सियासतदान तस्वर होते थे। और उनका हमारा ख्याल ये था कि अगर वो नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ से बिला खौफ व ख़तर कि वो हारेंगे जीतेंगे, वो इक़्तिदार में रहते हैं कि नहीं रहते, सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असद प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, आज भी मैं उनकी विज़न के ऊपर या उनकी नीयत के ऊपर हरगिज़ शक नहीं करूँगा। और अगर आज भी आप न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि कोई बैरूनी तहकीकाती एजेंसी भी लेके आएँ तो मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 1 रुपए की करप्शन भी साबित हो पाएगी। लेकिन जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर असद बजाय बड़े बड़े पॉलिसीज़ उसको देखने के इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे के मामलात को भी खुद देखने बैठ जाए, तो फिर मैं ये कैसे उम्मीद लगा के बैठूं कि आप बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए और जो आपने इंतखाबी मंशूर अपना अनाउंस किया है उसको बेहतर अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए कोई काम करेंगे। हरगिज़ नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो कराची के मामलात को देखें, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो लाहौर के मेट्रोपॉलिटन के मामलात को देखें, प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं है कि इस्लामाबाद में सड़कों, नालियों के, नालों के, छोटे मोटे डैमों के इन मामलात को देखें। खुदा का वास्ता है, इनके लिए आपके मावनीन हैं, इनके लिए आपके वज़रा हैं, इनके लिए आपने एक मशीनरी रखी हुई है। आपका काम है ऊपर जाके मुल्क के जो मेजर इशूज़ हैं
इकॉनमी को आपने ठीक करना है, इस मुल्क की आपने इंडस्ट्री को बेहतर करना है, इस मुल्क के आपने खारजा मामलात को दुरुस्त करना है, इस मुल्क के आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इस मुल्क के आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना है। ये वो एरियाज हैं जिनको आपने देखना है। फिर उसके बाद आपका ख्याल था कि आप सेहत और तालीम को अव्वलीन तरजीह देंगे। उस मामलात के ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा, रादर को थोड़ा बहुत शिराजी साहब सेहत नहीं, लेकिन सेहत पे सर आपने देखा कि केपी में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की पर संजीदा कोशिशें की हैं, पंजाब में भी सेहत कार्ड को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश जारी है और इससे बेतहाशा लोगों को फ़ायदा हुआ है और फ़र्क पड़ा है। तो मैं कहूँगा कि सेहत के शोबे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़ी मुस्बत किरदार सामने आया। नहीं, KPK की हद तक आप ज़रूर कह सकते हैं कि इनिशियल डेज के अंदर ज़रूर था, वहाँ पे जो हेल्थ से वाबस्ता मुलाजमीन थे उनका पे स्ट्रक्चर भी अच्छा किया गया और यही वजह है कि वहाँ के डॉक्टर्स ने जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया। हॉस्पिटल्स के अंदर में सीनियर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, सेहत कार्ड भी तो था ना सर? सेहत कार्ड बिल्कुल, सेहत कार्ड भी बिल्कुल एक अच्छा था, वहाँ पे अच्छी खासी उसके अगेंस्ट अमाउंट थी और लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसमें कंटिन्यूटी पंजाब की हद तक आपने कहा ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर अपोजिशन ये कह रही है कि साबिक दौर हुकूमत में हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात फ्री मिलती थी, बहुत सारे टेस्ट फ्री हुआ करते थे, लेकिन हकीकत ये असद कि इन दिनों में अभी तक वो चीज़ें उस तरह नहीं चल रही जिस तरह साबिक दौर में चल रही थी। तो आपका, मैंने जैसे पहले कहा कि विजन आपका बड़ा ठीक है कि आप बड़े जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता आप उन्हीं पे फोकस्ड रहें, आप बाकी चीज़ों को ना देखें। राजी साहब, आपने बहुत एक दिलचस्प नुक्ता उठाया कि वज़ीर आज़म अपने आप को माइक्रो इशूज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं और जो उनके सियासी इख्तिलाफ उनसे जो उनके जो सियासी मुखालिफ हैं वो एक वाज़े तनकीद करते हैं जनाब कि पंजाब सूबा ही एक माइक्रो डिसीजंस का एक फ़हरिस्त वो बन चुका है। क्योंकि अगर उस्मान बुज़दार साहब को आप बतौर वज़ीर आला तसव्वुर करने की कोशिश भी करें तो एक बहुत ज़्यादा बाइख्तियार या बाअसर आदमी सामने नहीं आता और उसी वजह से सारा पंजाब ही एक तरह से रिमोट कंट्रोल हो रहा है। क्या ये तनकीद वाज़े? और जो PTI बार बार अपना एक बयानिया दोहराती है कि उस्मान बुज़दार साहब अगर 2.5 साल कहीं नहीं गए तो अगले 2.5 साल भी कहीं नहीं जाएंगे, ये भी हकीकत साबित होगी। इमरान खान साहब बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और क्रिकेट की दुनिया में भी जब उन पे तनकीद हुआ करती थी और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो टेस्ट क्रिकेट से, मैं जानता हूँ उन लोगों को जब हम देखा करते थे क्रिकेट, बट एक शख्स ने कोई तनकीद की थी तो इमरान खान साहब उनको उठा के और उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछे बगैर टीम में भी ले आए थे और उनको खिलाया भी था और उसके बाद वो नाकाम हुए तो उनको चलता भी किया था। या उनके बारे में ये भी आपको याद होगा कि इंडियन क्रिकेटर श्रीकांत उनकी बॉल पे आउट हुए थे और अंपायर ने आउट भी दिया था, बट मुखालिफ खिलाड़ी ने आउट मानने से इनकार किया तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, इस डिसीजन मैं वापस लेता हूँ, अब दोबारा खेलें, और फिर अगली गेंद पर उनको आउट किया था। तो खान साहब का तरीका बड़ा डिफरेंट है। उन्होंने बुज़दार साहब को अगर इलेक्ट कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि अब पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, उन पर तनकीद करे, उनके तर्ज हुक्मरानी के अंदर से कीड़े निकाले। बट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 5 साल तक यही बुज़दार साहब अभी हमें सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर खुद PTI के अंदर बहुत सारी वॉइसेस हैं, कैमरों के सामने ना हो, बट बंद कमरों के अंदर तनकीद वो भी करते हैं कि एक दुरुस्त फैसला नहीं था, लेकिन उसी के साथ रहेंगे खान साहब। मुख्तसरन शिराजी साहब, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, क्या ये अच्छी बात है कि जिस तरह आप कह रहे हैं अगले 2.5 साल भी बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, दुरुस्त बात तो हरगिज़ नहीं है। मेरे ख्याल में खान साहब को ये सोचना चाहिए, अगर वो ये उम्मीद लगा के बैठे या उनकी ख्वाहिश है कि इस मुल्क की उन्होंने खिदमत करनी और अगले 5 साल के लिए भी वो प्राइम मिनिस्टर रहें, तो फिर तो मेरा ख्याल में पार्टी के अंदर से और राय आमा की को जो राय है उसको सामने रखते हुए आपको फैसले करने चाहिए। और आप खुद फरमाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि वो हर 3 माह की बुनियाद पे वज़रा हों या चीफ मिनिस्टर्स हों, उनकी कारकर्दगी को जांचेंगे और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर उनको तब्दील भी किया जा सकता है। तो पंजाब के अंदर मैं नहीं समझता कि अभी तक को दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं बुज़दार साहब ने। उनकी कारकर्दगी के ऊपर बड़े संगीन सवालात हैं, उनको जरूर सुनना भी चाहिए और अकॉर्डिंगली एड्रेस भी करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। इसी पर क्लोज के अगर
बयानात इसी तरह के सुनने को मिल रहे हैं। हुकूमत वक्त को अपना एजेंडा फिर भी पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो इलाकाई हुकूमतों के हवाले से हो, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हो, सिविल सर्विस इस्लाहात के हवाले से हो, अदालती इस्लाहात के हवाले से हो। बहुत कुछ करना बाकी है। और जो उनका 2012 का मंशूर था कि लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, वो भी एक बहुत तामीरी कदम हो सकता है अगर ये हुकूमत ऐसे इक़दाम को लेना चाहे। इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे और इफ्तिखार शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज़।